Subscribe my YouTube channel, Engineers if you subscribe my YouTube channel, Engineers if you have। जय हिंद। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का ये टॉप 20 का पार्ट नंबर 11 है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो जब हम सॉइल का वाटर कंटेंट याद करते हैं तो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल मेथड है वो कौन सा है, बताना है हमको ऑप्शंस में से। ये लैब के लिए पूछा गया है तो बताना है कौन सा मेथड है जो लैब के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो पहला दे रखा है ओवन ड्राइंग मेथड, ऑप्शन बी दे रखा है सैंड बाथ मेथड, ऑप्शन सी दे रखा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड और ऑप्शन डी दे रखा है पिक्नोमीटर मेथड। तो जब हमको वाटर कंटेंट ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए ओवन ड्राइंग मेथड है। जो ओवन ड्राइंग मेथड है वो सबसे हमारा बेस्ट मेथड है वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 142, द pressure of soil at rest proportional to where phi is angle of internal friction of soil। तो जो अर्थ प्रेशर है रेस्ट पर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बताना है। क्या वो 1045 माइनस फाइव के होता है या 1045 प्लस फाइव के होता है या 10 स्क्वायर 45 माइनस फाइव के होता है या नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबव। इनमें से किसी के भी प्रोपोर्शनल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 143 कह रहा है द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू स्क्वीजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम वर्ड इज टर्म। यानी कि जो सॉइल होती है उसमें से पानी को निकालना, यानी वाटर फ्रॉम वर्ड यानी वर्ड से पानी को निकाल के वॉल्यूम को कम करना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या इसको प्राइमरी कंसोलिडेशन कहते हैं या प्राइमरी कंप्रेशन कहते हैं या प्राइमरी टाइम इफेक्ट कहते हैं, ऑल ऑफ दी एबव कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। हम इसको प्राइमरी कंसोलिडेशन भी कहते हैं, प्राइमरी कंप्रेशन भी कहते हैं और प्राइमरी टाइम इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि जो सॉइल होती है सॉइल में से पानी को निकाल कर उसका वॉल्यूम कम करना कंसोलिडेशन कहलाता है। तो इसको निम्न नामों से जानते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंप्रेशन या प्राइमरी टाइम इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 144 क्या कह रहा है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना। पहला ऑप्शन दे रखा है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है यानी कि CU जो होता है वो हमको शेप ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्रदर्शित करता है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन नेक्स्ट देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है उसके लिए CU और CC का मान जो है नियरली 1 के बराबर होता है या 1 के आसपास होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इस सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ इट हैज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अबाउट द सेम साइज। यानी सी ऑप्शन कह रहा है कि जब हमारी कोई सॉइल है हम उसको कहेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल जब उसके जो पार्टिकल साइज जो हैं वो लगभग सेम साइज को होंगे। क्या ये बात सही है? ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दी एबव, या इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या है सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या है सही नहीं है। यानी कि जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है उसको हम शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं कहते हैं और ना ही दूसरा ऑप्शन सही है वेल ग्रेडेड के लिए CU और CC का मान 1 के पास नहीं होता है। तो ये बात क्या है गलत हो जाएगी और सी भी ऑप्शन क्या है कि गलत है। सॉल्व हम वेल ग्रेडेड कहेंगे जब पार्टिकल सेम साइज के होंगे तो हम वेल ग्रेडेड नहीं कहते हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि टेलस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय। जो टेलस सॉइल है वो हमारी किसके ट्रांसपोर्टर से बनती है। क्या वो विंड से बनती है, वाटर से बनती है, ग्लेशियर से बनती है या ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी जब हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो सॉइल फॉर्म होती है वो टेलस कहलाती है। विंड के कारण लूज होती है, वाटर की एलुवियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन पहला दे रखा है
द वॉइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज फिल्ड पार्शली विद एयर एंड पार्शली विद वाटर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो वॉइड होते हैं सॉइल ग्रेन में वो पार्शली फिल रहते हैं किससे, एयर से, और पार्शली फिल रहते हैं वाटर से। ऑप्शन बी कह रहा है इन परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल द वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ऑप्शन बी कह रहा है कि जो परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें जो वॉइड्स रहते हैं वो हमारे कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं वाटर से। क्या ये बात सही है, या ऑप्शन सी दे रखा है इन ड्राई सॉइल द वॉइड आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, यानी कि सी ऑप्शन कह रहा है कि जो ड्राई सॉइल होती है उसके जो वॉइड्स होते हैं वो कंप्लीटली एयर से भरे रहते हैं। क्या ये बात सही है, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दी एयर, या फिर ये तीनों बातें क्या है, सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एवर, यानी सभी बातें सही हैं। जब हमारी सॉइल नेचुरल अवस्था में होगी तो उसमें क्या होता है, अगर नॉर्मल सॉइल है तो उसमें अगर वॉइड्स हैं तो वो जो फिल होंगे उसमें क्या होगी, एयर भी होगी और वाटर भी होगी। कुछ इसका जो डायग्राम बनता है 3 फेज सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो होगा सॉलिड और उसके ऊपर ये होगा वाटर, उसके ऊपर होती है एयर। ये हमारी पार्शली सैचुरेटेड रहती है। और जब हमारी परफेक्टली सैचुरेटेड रहती है तो ये 2 फेज सिस्टम बनता है जिसमें क्या रहता है, सॉलिड रहता है और वाटर रहता है। तो ये हमारी क्या होगी, परफेक्टली सैचुरेटेड होगी। और जब हमारी ड्राई सॉइल होगी तो उसमें 2 कंपोनेंट होंगे। क्या क्या होगा, एक तो सॉलिड होगा जब ड्राई होगी तो, और ऊपर होगा वो एयर भरी हुई होगी इसमें। तो इसको कह सकते हैं हम फुली ड्राई सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 146। वो कह रहा है कि इफ़ ई नॉट ई सिग्मा डैश सिग्मा नॉट डैश हैव देयर यूजुअल मीनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए सी इज गिवन बाय, यानी ए सी का फॉर्मूला पूछ रहा है कि ए सी इक्वल टू क्या होता है। जो ए सी इक्वल टू होता है वो हमारा होता है ए सी इक्वल टू चेंज इन बॉड रेशियो डेल्टा ई अपॉन चेंज इन शियर स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा ई है ये हो जाएगा हमारा क्या, ई नॉट माइनस के ई अपॉन सिग्मा डैश माइनस के सिग्मा नॉट। ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ए सी इक्वल टू ई नॉट माइनस ई अपॉन सिग्मा डैश माइनस के सिग्मा नॉट। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नाउन है, यानी प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में जो बाउंड्री हिलाई करती है उसको क्या कहते हैं। तो वो हमारी कहलाती है WS WP एंड WL, लिक्विड, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड। इसने पूछा है कि जो हमारी बाउंड्री किसकी किसकी पूछी, प्लास्टिक स्टेट यानी कि WP प्लास्टिक स्टेट यानी कि ये प्लास्टिक हो गई इसके, और लिक्विड स्टेट, इनके बीच की जो बाउंड्री होती है ये क्या कहलाती है, जो हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है WL लिक्विड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लिक्विड लिमिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कैल्साइट एज, जो कैल्साइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी लगभग 2.72 के आसपास लाई करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है द डायरेक्ट शियर टेस्ट सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो उसमें हमको डायरेक्ट शियर टेस्ट जो होता है उसका डिसएडवांटेज बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है ड्रेन कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, क्या ये इसका डिसएडवांटेज है, या पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मीजर ये है, या शियर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लान इज नॉट यूनिफॉर्म, या डी है द एरिया अंडर शियर एंड वर्टिकल लोड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शियर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लान इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसमें जो शियर स्ट्रेस का फेलियर प्लान होता है वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है
If the bulk density of soil is rho and water content W, the dry density of soil is, यानी ड्राई डेंसिटी गामा डी हमको बतानी है जब घनत्व क्या हो, रो हो। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा रो अपॉन 1+k W। तो ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा डी इक्वल टू रो अपॉन 1+k W। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि द क्ले मिनरल विद लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक इज। तो क्ले का वो कौन सा मिनरल है जो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रोवाइड करता है, यानी कि जब उसको संपर्क में वाटर आता है या वाटर कंटेंट आता है तो वो सबसे ज़्यादा स्वेल करता है। क्या वो कायोलाइट है, आइलाइट है या मोंटमोलनाइट है या नन ऑफ दी एबव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटमोलनाइट। मोंटमोलनाइट होता है ये पानी के संपर्क में आते ही बहुत ज़्यादा स्वेल होता है और श्रिंकेज हमको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है द लेंथ या डायमीटर रेशियो ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन यूज इन ट्राईएक्सियल टेस्ट इज जनरली। जो हमारा लेंथ और डायमीटर का रेशियो रहता है सिलेंडर का ट्राईएक्सियल टेस्ट में, उसका जो अनुपात है वो क्या होता है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो होता है 2 के अनुपात के बराबर। लेंथ अपॉन डाय का जो रेशियो है वो 2:1 रहता है, यानी 2 के बराबर रहता है। जो लेंथ रहेगी वो डाय की 2 गुना रहेगी। तो ऑप्शन इज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि द मैक्सिमम लोड कैरीज बाय ए पाइल व्हेन इट कंटिन्यूड टू सिंक विदाउट फर्दर इंक्रीज ऑफ लोड इज नाउन एज। तो वह लोड पाइल द्वारा वहन किया गया जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है विदाउट किसी फर्दर इंक्रीज ऑफ द लोड के, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको क्या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे या अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहेंगे या अल्टीमेट बेयरिंग रेजिस्टेंस कहेंगे या डी ऑल ऑफ दी एबव? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। इसको हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं या अल्टीमेट बेयरिंग रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 155 वो कह रहा था सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट इन सॉइल इज द रेशियो। जो सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट है वो किस किस के बीच का रेशियो होता है? ऑप्शन ए कह रहा है टोटल हेड टू लेंथ ऑफ सीपेज या फ्लो लाइन टू सीपेज स्लोप या हेड अपस्ट्रीम टू दैट एट डाउनस्ट्रीम या हेड लॉस इन द लेंथ ऑफ द सीपेज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि जो सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट है वो हमारी HL/L होती है, यानी हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ सीपेज। हेड लॉस और लेंथ ऑफ सीपेज के रेशियो को हम सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल टू डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के लिए जो बेस्ट मेथड है वो बताना है कौन सा रहता है ज्ञात करने के लिए परमेबिलिटी। तो क्लेई यानी कि जो हमको पूछ रहा है फाइन सैंड, फाइन के लिए जो बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है फॉलिंग एड मेथड। जब फाइन होगी उसके लिए, फाइन सैंड के लिए या फाइन सॉइल के लिए जो बेस्ट मेथड है वो हमारा फॉलिंग एड मेथड है, और जब हमारी कोर्स रहेगी तो उसके लिए कांस्टेंट एड मेथड होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आ जाएगा, फॉलिंग एड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है ए स्ट्रक्चर इज एरेटेड ऑन ए इम्परवियस क्ले हुज थिकनेस इज 12 मीटर, यानी कि जो एच दे रखी है हमको मान लेंगे वो दे रखी है 12 मीटर। ड्रेनेज इज पॉसिबल बोथ एट अपर एंड लोअर सरफेस, यानी ड्रेनेज है दोनों दिशाओं में परमिसिबल है। तो जो हमारी डी हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, H/2। कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, यानी CV का जो मान है वो दे रखा है 0.015 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट फॉर अटेनिंग 50% कंसोलिडेशन विद टाइम फैक्टर। जो टाइम फैक्टर का मान दे रखा है TV वो दे रखा है 0.2। द नंबर ऑफ डे T इक्वल टू हमको ज्ञात करना है कि इसमें दिन में कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है TV इक्वल टू CV इंटू T/D²। वैल्यू रख देंगे, सबकी हमको पता ही है, T याद करना है। TV का जो मान है वो है हमारा 0.2, CV का मान 0.015 इंटू T याद करना है। D डेप्थ जो है हमको दे रखी है
डी चूँकि h/2 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 6 मीटर। तो 6 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगी 6 × 100 तो मीटर हो जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो टी की वैल्यू आ जाएगी 48 × 10⁵ अपॉन ये आ गया मिनट। अब इसको हम डे में चेंज कर लेंगे तो 24 × 60 से भाग दे देंगे। तो सॉल्व करेंगे 24 दूनी 2 3 30 यानी कि t = 1 पर 5 टाइम 0 3 4 5 अपॉन 30। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 333.33। तो देख सकते हैं 33 जो है इसका 33 आएगा। तो ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन किसी से मैच नहीं करेगा तो आंसर जो है वो 3333.33 दिन आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा था रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट एंड इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो ई। द डिफरेंस बिटवीन द बॉड रेशियो इन द लूजेस्ट एंड फुली डेंस स्टेट इज जनरली टर्म एज। यानी इसमें हमको कह रहा है कि जो डिफरेंस पूछा वॉइड रेशियो ऑफ द लूजेस्ट स्टेट यानी कि ई मैक्स और माइनस के नेचुरल ई अपॉन इसका रेशियो किसके संदर्भ में बोला है, ई मैक्स यानी कि लूजेस्ट स्टेट माइनस के डेंस ई मिनिमम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आई डी। इसको आई डी को डिग्री ऑफ डेंसिटी भी कहते हैं, रिलेटिवली कहते हैं और डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 159 देख लेंगे। वो कह रहा है फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट टू बी यूज इन प्लेट लोड टेस्ट शुड बी 30 to 75 सेंटीमीटर स्क्वायर विद मिनिमम थिकनेस ऑफ। तो जो हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ज्ञात करते हैं उसके लिए जो हमको स्क्वायर प्लेट रिकमेंड की जाती है जिसका साइज कितना 30 से 75 सेंटीमीटर रहता है, उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो क्या होती है वो बताने। क्या वो 5 mm होगी, 10 mm होती है, 15 होती है, 25 mm होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 25 mm। यानी कि जो प्लेट रहती है उसकी जो थिकनेस होगी वो 25 mm होगी और इसका साइज जो है वो 30 से 75 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगा और उसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर होगी। क्वेश्चन नंबर 160 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विद इन द कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले, यानी सैचुरेटेड क्ले के लिए पूछ रहा है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन नेचुरल प्रेशर एंड ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन अफेक्टिव प्रेशर टेक प्लेस एंड सम ऑफ द टू कांस्टेंट। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब हम कंसोलिडेशन करेंगे सैचुरेटेड क्ले में ग्रेजुअल डिक्रीज मिलेगा किस में देखने को, इफेक्टिव प्रेशर में, और वो स्थान लेगा सम ऑफ टू कांस्टेंट का। या बी कह रहा है ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन नेचुरल प्रेशर एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर टेक प्लेस एंड सम ऑफ टू इज कांस्टेंट। यानी कि ये कह रहा है कि जो ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलेगा नेचुरल प्रेशर में और ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा इफेक्टिव प्रेशर में, और इनका जो दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। सी ऑप्शन कह रहा है बोथ नेचुरल प्रेशर एंड अफेक्टिव प्रेशर डिक्रीज, या डी कह रहा है बोथ नेचुरल प्रेशर एंड इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। इसमें क्या है एक ग्रेजुअल डिक्रीज इन नेचुरल प्रेशर, जो नेचुरल प्रेशर होगा उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलेगा और ग्रेजुअल इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, जो इफेक्टिव प्रेशर होगा उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड टेक प्लेस सम ऑफ द टू इज कांस्टेंट, और इन दोनों का जो योग है वो कांस्टेंट होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर कंटिन्यूसली वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड शेयर मैक्सिमम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।